हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं BHIC 102 सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एशियंट वर्ल्ड। ओके, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको दो इन्फॉर्मेशंस देनी है। सबसे पहले, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन with our questions. Write a note on Egyptian civilization. The Egyptian civilization was one of the oldest and most advanced civilization in the world. It developed around the banks of the Nile River in the northeastern Africa around 3000 BCE. The Nile River played a vital role in the growth of Egyptian society by providing water, fertile soil and transportation. Egyptian civilization lasted for thousands of years and made remarkable contribution to human history. तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन था इस दुनिया का। ये कहाँ डेवलप हुआ था? नाइल रिवर के पास में। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में 3000 BCE में। नाइल रिवर ने एक वाइटल रोल प्ले किया है इजिप्शियन सोसाइटी की ग्रोथ में। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। इजिप्शियन सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन हिस्ट्री। इस सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन था वो सालों साल तक चला, ह्यूमन हिस्ट्री में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन बनाए हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स हम देखते हैं। द नाइल रिवर वाज द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट। एवरी ईयर इट फ्लडेड एंड डिपॉजिटेड फर्टाइल सॉइल on its banks, making agriculture possible in the surrounding desert region. Because of this, Egypt became a prosperous agriculture society. River also helped in trade and communication. ये जो नाइल रिवर थी वो इजिप्ट की लाइफलाइन थी। हर साल यहाँ पे फ्लड आती थी और इसी की वजह से फर्टाइल सॉइल भी जमा हो जाती थी रिवर बैंक्स पे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ था उस डेजर्ट रीजन के पास में। एंड इसी वजह से इजिप्ट एक प्रॉस्परस एग्रीकल्चर सोसाइटी बना। रिवर ने ट्रेड एंड कम्युनिकेशन में भी हेल्प की थी। पॉलिटिकल सिस्टम, Egypt was ruled by a king known as pharaohs. The pharaoh was considered both a political ruler and religious leader. People believed that pharaoh was a representative of God on earth. ये जो इजिप्ट था वो कौन रूल करता था? किंग्स ही रूल करते थे, जिन्हें फेरोह कहा जाता था। लोग इन्हें क्या मानते थे कि ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है इस धरती पर, और ये एक पॉलिटिकल रूलर भी होते थे और ये रिलीजियस लीडर भी होते थे। इजिप्ट हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट दैट मेंटेन लॉ, ऑर्डर एंड पब्लिक वर्क। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, मतलब सिर्फ किंग्स ही रूल करते थे यहाँ पर, ठीक है, और गवर्नमेंट और किंग ही सब कुछ मेंटेन करते थे। लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, पब्लिक वर्क से रिलेटेड कोई काम हो गया। ओके, सोशल स्ट्रक्चर, इजिप्शियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास। इजिप्शियन सोसाइटी भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड थी। एट द टॉप वर द फेरोह, नोबल एंड प्रीस्ट। सबसे ऊपर कौन थे? नोबल्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, ये लोग थे। बिलो देम स्क्राइब, सोल्जर्स, मर्चेंट। इनके नीचे स्क्राइब, सोल्जर, मर्चेंट्स आते थे। फार्मर्स, लेबर्स फॉर्म द largest part of population. Slaves were at the bottom of the social hierarchy. सबसे नीचे कौन हुआ करते थे? Slaves हुआ करते थे। Religion and belief. Religion was an important part of Egyptian life. Egyptians worship many gods and goddesses such as Ra, the sun god, Osiris, the god of afterlife. They believed in life after death. अब रिलीजियन इजिप्शियन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इजिप्शियन के जो लोग थे वो कई गॉड्स को माना करते थे, सच एज रा, द सन गॉड, ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ठीक है, ये सब पे वो मानते थे, इनकी पूजा करते थे। उनका ये भी मानना था कि मरने के बाद भी एक जीवन है। प्रिजर्व डेड बॉडीज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ममीफिकेशन। इनका ये मानना था कि लाइफ
इनका ये भी मानना था कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है और वो डेड बॉडीज़ को भी प्रिजर्व करते थे, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ममिफिकेशन। लार्ज टॉम्ब्स, पिरामिड्स वर बिल्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडीज़ ऑफ रूलर्स एंड इम्पॉर्टेंट पीपल। बहुत बड़े बड़े टॉम्ब्स बनाए जाते थे, पिरामिड्स बनाए जाते थे, ताकि जो रूलर्स की बॉडीज़ है या इम्पॉर्टेंट लोगों की बॉडीज़ है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। अचीवमेंट, द इजिप्शियन मेड ग्रेट अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। इन लोगों ने ग्रेट अचीवमेंट हासिल की थी, किसमें, आर्किटेक्चर में, साइंस में, मैथ्स में, मेडिसिन में। द फेमस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। इजिप्शियन डेवलप्ड अ राइटिंग सिस्टम कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स। They also created a calendar based on the movement of sun and made progress in surgery and medicine. आप यहाँ पे देखिए कि इनके अचीवमेंट कितने कितने अच्छे थे। सबसे पहली चीज़, इन्होंने आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथ्स में अचीव किया था अपने जो भी अचीवमेंट्स थे। एंड जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है, ये 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में से एक थे। इजिप्शियन ने राइटिंग सिस्टम भी डेवलप कर लिया था, इन्होंने कैलेंडर भी बनाया था, किसके बेसिस पे, सन के मूवमेंट के बेसिस पे, और सर्जरी एंड मेडिसिन में भी प्रोग्रेस किया था। इकोनॉमी एंड ट्रेड, agriculture was the main occupation of the people. Wheat, barley and flax were widely grown. Trade was carried out in neighboring regions and goods such as gold, papyrus, linen and precious stone were exchanged. अब इकोनॉमिक ट्रेड की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। वीट, बार्ली एंड फ्लेक्स ये बहुत ज़्यादा उगाए जाते थे। ट्रेड भी होता था नेबरिंग रीजन्स के साथ। गुड्स सच एज गोल्ड, लिनन, प्रेशियस स्टोन, ये सब भी एक्सचेंज किया जाता था। कंक्लूजन, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन वॉज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉस्परस सिविलाइजेशन. इट्स अचीवमेंट्स इन गवर्नेंस, रिलीजन, आर्किटेक्चर, साइंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस मैनी लेटर सिविलाइजेशन. अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और प्रॉस्परस सिविलाइजेशन था, ये तो हम देख चुके हैं. इसके जो अचीवमेंट्स थे गवर्नेंस में, रिलीजन में, आर्किटेक्चर में, उन सब का जो इन्फ्लुएंस है वो आगे आने वाली सिविलाइजेशंस पे देखा गया इसका इन्फ्लुएंस. द लेगेसी ऑफ एंशिएंट इजिप्ट continues to fascinate people and remains an important part of world history. एंशिएंट इजिप्ट के लोग थे, इनकी जो लेगेसी है उनसे लोग आज भी फैसिनेट होते हैं and remains an important part of world history. Okay, discuss the nature of slavery in ancient Greece. Slavery was an important part of ancient Greek society and economy. It existed in almost all Greek city-states, including Athens and Sparta. Slaves performed many kinds of work and helped support agriculture, trade, industry and domestic life. Slavery एक important part था ancient Greek society का and economy का भी. ये हर Greek city and states में था, इंक्लूडिंग एथेंस में भी और स्पार्टा में भी. स्लेव परफॉर्म मेनी काइंड ऑफ वर्क. जो स्लेव्स थे वो कई तरह के काम परफॉर्म करते थे, जैसे एग्रीकल्चर में सपोर्ट करना, ट्रेड में भी सपोर्ट करना, इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक लाइफ में भी. ऑल्दो ग्रीक सिविलाइजेशन इज रिमेंबर्ड फॉर डेमोक्रेसी, फिलोसफी एंड कल्चर, स्लेवरी रिमेन अ कॉमन इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट मच ऑफ इट्स हिस्ट्री. हालांकि जो ग्रीक सिविलाइजेशन था इसे डेमोक्रेसी, फिलोसफी और कल्चर के लिए याद रखा जाता था, लेकिन स्लेवरी एक कॉमन इंस्टीट्यूशन था इनकी पूरी हिस्ट्री के दौरान. सोर्स ऑफ स्लेव, मोस्ट स्लेव इन एंशिएंट ग्रीस केम फ्रॉम आउटसाइड ग्रीस. ये जो जितने भी ग्रीस में स्लेव्स थे वो ज़्यादातर बाहर से आए थे. दे वर यूजुअली प्रिजनर्स ऑफ वॉर, विक्टिम ऑफ पायरेसी और पीपल बॉट थ्रू द स्लेव ट्रेड. अब ये जो लोग थे ज़्यादातर या तो कैदी थे, ठीक है, वॉर में जो जिन्हें प्रिजनर बनाया जाता है, या तो ये वो थे, या फिर वो पायरेसी के विक्टिम थे, या फिर वो स्लेव ट्रेड के वक्त लाए गए थे, ठीक है, खरीदे गए थे. सम इंडिविजुअल बिकेम स्लेव बिकॉज ऑफ डेट एंड पॉवर्टी. कुछ इंडिविजुअल स्लेव बन गए थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे या फिर उनके पास पैसे लौटाने के लिए नहीं थे. चिल्ड्रन बॉर्न टू स्लेव पेरेंट्स वर ऑल्सो कंसिडर स्लेव. जो स्लेव्स के बच्चे होते हैं उन्हें भी स्लेव्स ही कंसिडर किया जाता था. Since slavery was accepted by society, the buying and selling of slaves was legal and common. क्योंकि स्लेवरी पूरी सोसाइटी में एक्सेप्टेड थी, इसलिए खरीदना बेचना इनका काफ़ी लीगल भी था और कॉमन भी माना जाता था.
टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय स्लेव, किस तरह के काम किए जाते थे। स्लेव वर्कड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ग्रीक सोसाइटी, स्लेव कहाँ पर काम करते थे, ग्रीक सोसाइटी में काम करते थे। कई तरह के वर्क जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फील्ड कल्टीवेट करना, एनिमल्स का ध्यान रखना, ठीक है। अदर वर्कड इन माइंस, कुछ लोग माइंस में काम करते थे, वर्कशॉप में काम करते थे, फैक्ट्रीज में भी काम करते थे। माइनिंग स्लेव्स स्पेशली दोज वर्किंग इन सिल्वर माइंस ऑफन फेस्ड वेरी हार्श एंड डेंजरस कंडीशन। जो माइन में काम करने वाले लोग थे, जो स्लेव्स थे, वो लोग काफ़ी हार्श एंड डेंजरस सिचुएशन फेस करते थे। हाउस होल्ड स्लेव परफॉर्म डोमेस्टिक ड्यूटी सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, असिस्टिंग देयर मास्टर्स। जो घर में काम करते थे उनको क्या करना होता था, खाना बनाना है, सफाई करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है। जो उनके मास्टर हैं उनको भी असिस्ट करना है। कुछ एजुकेटेड स्लेव वर्क एज टीचर, क्लर्क एंड अकाउंटेंट। जो पढ़े लिखे स्लेव्स थे वो टीचर भी हुआ करते थे, क्लर्क्स भी होते थे और अकाउंटेंट भी होते थे। दस द नेचर ऑफ स्लेव लेबर वेरीड अकॉर्डिंग टू स्किल एंड नीड ऑफ देयर ओनर्स। अब इसी तरह से जो स्लेव का काम था वो उनकी स्किल पे डिपेंड करता था और उनके जो नीड्स हैं, ओनर की जो नीड्स हैं, उसके हिसाब से वेरी करता था। पोजीशन ऑफ स्लेव इन सोसाइटी, स्लेव वर कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स एंड हैड वेरी लिमिटेड राइट्स। अब स्लेव्स को क्या माना जाता था कि जो इनके ओनर्स हैं वही इनके मालिक हैं और इनके पास राइट्स बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे। दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में उनको कोई हक नहीं था पार्टिसिपेट करने का, ना वो वोट कर सकते थे और ना ही पब्लिक ऑफिस संभाल सकते थे। देयर ओनर्स कंट्रोल मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। ज़्यादातर हक जो स्लेव्स पे था वो किसका था, ओनर का ही था। सब वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हाउ एवर द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह जो स्लेव का ट्रीटमेंट था वो सेम नहीं था। इन सम हाउस होल्ड स्लेव वर ट्रीटेड रिलेटिवली वेल वाइल अदर्स सफर्ड सीवियर पनिशमेंट एक्सप्लॉयटेशन। हर घर में एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था। कुछ घरों में स्लेव्स के साथ अच्छा बिहेव किया जाता था, लेकिन कुछ घरों में इनको बहुत ही एक्सप्लॉइट किया जाता था, इन्हें पनिश किया जाता था। इन एथेंस सम स्लेव्स कुड अर्न मनी। अब एथेंस में क्या था कि कुछ स्लेव्स मनी अर्न कर सकते हैं, रेयर केस परचेज देयर फ्रीडम। लेकिन स्पार्टा, अ स्पेशल ग्रुप कॉल्ड हेलोट्स, वर्क ऑन लैंड एंड लिव्ड अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। लेकिन स्पार्टा में एक स्पेशल ग्रुप हुआ करता था, हेलोट्स कहते थे उसे, और वो लोग लैंड पे काम करते थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में उन्हें रखा जाता था। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लेवरी, द ग्रीक इकोनॉमी डिपेंडेंट हैवीली ऑन स्लेव लेबर। अब जो ग्रीक इकोनॉमी है वो स्लेव लेबर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी। स्लेव प्रोवाइडेड द वर्क फोर्स दैट अलाउड सिटीजन टू एंगेज इन पॉलिटिक्स, मिलिट्री सर्विस, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। स्लेव्स ही वो वर्कफोर्स अलाउ करते, स्लेव्स ही वो वर्कफोर्स प्रोवाइड करते थे जिससे सिटीजन्स पॉलिटिक्स, मिलिट्री सर्विस, एजुकेशन जैसी चीज़ों में एंगेज होते थे। मैनी वेल्दी फैमिलीज रिलाइड ऑन स्लेव। ज़्यादातर जो वेल्दी फैमिलीज हैं वो किस पे रिलाई करते थे, स्लेव्स पे रिलाई करते थे, ताकि वो कंफर्ट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर सके। कंक्लूजन देखते हैं। स्लेवरी वॉज अ फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट ग्रीक्स. It influenced the economy, social structure, and daily life of Greek society. While some slaves enjoyed better conditions than others, they generally lacked freedom and right. The existence of slavery highlights the contrast between the achievement of ancient Greece and the inequalities present within its society. अब स्लेवरी फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन था कहाँ पर, एंशिएंट ग्रीस में। इसकी वजह से इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर, डेली लाइफ ऑफ ग्रीक सोसाइटी सब कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है। वहीं कुछ स्लेव्स कुछ अच्छी कंडीशन में रहते थे, लेकिन जो बाकी थे उन्हें फ्रीडम भी नहीं हुआ करता था और राइट्स भी नहीं हुआ करते थे। एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी, अब इस वजह से एंशिएंट ग्रीस जो अचीव कर रहा है वो एक तरफ और जो इनइक्वालिटी हो रही है सोसाइटी में वो एक तरफ, ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ओके, डिस्कस किंगशिप एंड द स्टेट इन एंशिएंट इजिप्ट. Ancient Egypt was one of the world's earliest, most powerful organization. Its political system was based on strong kingship and well-organized state. The king was known as Pharaoh, the supreme ruler, and played a central role in maintaining order, justice, prosperity. Egyptian state
was highly centralized and helped in effective administration of the kingdom. अब एंशियंट इजिप्ट की बात हो रही है कि सबसे पावरफुल और सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता था। इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्या था, सेंट्रलाइज था कि किंग है और वही सब कुछ मैनेज करेगा, ठीक है। द किंग नोन एज फरोआ, ये कौन हुआ करते थे, पॉलिटिकल लीडर भी और रिलीजियस लीडर भी हुआ करते थे। इन्हीं का सब सारा जो सेंट्रल रोल था वो इन्हीं का था कि आप ही को ऑर्डर मेंटेन करना है, जस्टिस मेंटेन करना है और प्रॉस्पेरिटी भी आप ही को देखना है। तो ये जो इजिप्शियन स्टेट था वो क्या था, हाईली सेंट्रलाइज था और हेल्प इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। और यही जो सेंट्रलाइज सिस्टम है इसी की वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहा है किंगडम में। द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप इन एंशिएंट इजिप्ट, द फरो कंसीडर्ड बोथ अ किंग एंड डिवाइन फिगर। ये मैंने आपको बताया। इजिप्शियन बिलीव दैट द फरो वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ। ये लोगों का मानना था कि जो फरो वो गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव है इस धरती पर। द सन ऑफ सन गॉड रा, और ये कौन है, सन मतलब सूर्य देव के बेटे हैं जिन्हें रा कहा जाता है। Because of this belief, the people respected and obeyed him without question. इसी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे और वो जो बोलते थे उस बात को मान लेते थे बिना कोई सवाल किए। The pharaoh had absolute power over the land, people, resources of Egypt. He was responsible for making laws, collecting tax, leading the army and conducting religious ceremonies. अब इनके पास एब्सोल्यूट पावर था किस पे, लैंड पे, लोगों पे और रिसोर्सेज ऑफ इजिप्ट पे। वही रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज़ के लिए, लॉज बनाने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, आर्मी को लीड करने के लिए और रिलीजियस सेरेमनीज कंडक्ट करवाने के लिए। द किंग वॉज ऑल्सो सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ इजिप्ट अगेंस्ट फॉरेन एनिमीज एंड नेचुरल डिजास्टर। इन्हीं को इजिप्ट का प्रोटेक्टर माना गया था ताकि अगर कोई बाहर से अटैक करेगा तो हमें कौन बचाएगा, किंग बचाएगा। डिजास्टर आएगा तो हमें कौन बचाएगा, किंग बचाएगा। वन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ फरोआ वॉज टू मेंटेन मात, अ कंसेप्ट दैट रिप्रेजेंटेड ट्रुथ, जस्टिस, हार्मनी एंड ऑर्डर। अब एक कंसेप्ट है जिसे मात कहते हैं, जहाँ पे एक जिसका मतलब होता है ट्रुथ, जस्टिस, हार्मनी, ऑर्डर को मेंटेन करना। इजिप्शियन बिलीव करते थे कि इफ रूल्ड वाइसली पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वुड प्रिवेल थ्रू आउट द किंगडम। अगर इन्होंने अच्छे से रूल किया, वाइसली रूल किया, तो पीस और प्रॉस्पेरिटी हमारे किंगडम में हमेशा रहेगी। स्ट्रक्चर ऑफ इजिप्शियन स्टेट, एंशिएंट इजिप्ट हैड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द फरो was at the top of the government. Below him was the vizier, who acted as a chief minister and supervise the administration. अब एंशिएंट इजिप्ट हैड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, अब जो एंशिएंट इजिप्ट था इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज था, ठीक है। जो फरो तो सबसे ऊपर ही था और इनके नीचे कौन आता था, विज़ेयर आते थे या विज़ायर आप बोल सकते हैं, जो चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज किया करते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, जिसे नॉर्म्स कहा जाता था, और हर नॉर्म कौन गवर्न करता था, एक ऑफिशियल गवर्न करता था जिसे नोमार्क कहा जाता था। दीज ऑफिशियल्स कलेक्टेड टैक्स, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड मैनेज लोकल अफेयर्स। यही ऑफिशियल टैक्स कलेक्ट करते थे, लॉ मेंटेन करते थे और साथ में ही लोकल अफेयर्स भी मेंटेन किया करते थे। मैनी अदर ऑफिशियल्स, स्क्राइब्स, प्रिस्ट, मिलिट्री ऑफिसर्स हेल्प इन रनिंग द स्टेट। दूसरे ऑफिशियल्स भी थे जो स्टेट को चलाने में हेल्प करते थे। स्क्राइब प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्स, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब जो स्क्राइब्स हुआ करते थे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था क्योंकि ये टैक्स का, पॉपुलेशन का, एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, हर चीज़ का हिसाब रखते थे। रोल ऑफ रिलीजन इन द स्टेट। Religion was closely connected with the politics in Egypt. Temples were important center of economic and religious activities. Priests managed temple, land and wealth, but they remained under the authority of Pharaoh. Egypt में religion बहुत ही closely connected था politics के साथ। टेम्पल भी बहुत ज़रूरी हुआ करते थे क्योंकि ये सेंटर हुआ करते थे इकोनॉमिक और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के, ठीक है। प्रिस्ट लोग मैनेज
करते थे टेम्पल्स को, लैंड्स को और वेल्थ को, लेकिन ये किनके अंडर आते थे? फ़िरौन के अंडर ही आते थे। इनका कुछ ऐसा नहीं था कि सब कुछ यही मैनेज करेंगे, ये लोग भी इन्हीं के अंडर, इस किंग के अंडर आते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव पिरामिड, टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स रिफ्लेक्टेड द पावर ऑफ किंग एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट। अब जिस तरह से बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए, बड़े बड़े टेम्पल बनाए गए, इससे क्या दिखाया जा रहा है कि किंग का बहुत बड़ा पावर है पूरे एम्पायर पे, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट कि हम कितने पावरफुल हैं। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड द स्टेट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिला और स्टेट की एबिलिटी भी डेमॉन्स्ट्रेट हुई टू ऑर्गेनाइज लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। कंक्लूजन देखते हैं। Kingship and the state were the foundation of ancient Egyptian civilization. The pharaoh divine authority ensured loyalty and stability. इनकी जो अथॉरिटी थी उससे लोगों को इंश्योर क्या होता था? लॉयल्टी एंड स्टेबिलिटी, कि ये हैं तो सब कुछ अच्छा है, ये हैं तो अगर कोई बाहर से अटैक करेगा तो हम सेफ़ हैं, या फिर कुछ भी डिज़ास्टर आएगा तो हम सेफ़ हैं। वेल द ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प गवर्न अ वास्ट टेरिटरी एफिशिएंटली। अब जो ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी वजह से इतनी बड़ी टेरिटरी को आसानी हो रही थी, इतनी बड़ी टेरिटरी को गवर्न करने में आसानी हो रही थी, एफिशिएंटली वो चल पा रहा था। टुगेदर स्ट्रॉन्ग किंगशिप एंड द सेंट्रलाइज स्टेट एनेबल इजिप्ट टू फ्लरिश फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। स्ट्रॉन्ग किंगशिप एंड सेंट्रलाइज स्टेट, ये दोनों चीज़ों ने इजिप्ट को काफ़ी लंबे वक्त तक फ्लरिश किया और इसी की वजह से ये ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन बना एंशिएंट वर्ल्ड का। Discuss the structure of nomadic communities. Nomadic communities are group of people who move from one place to another instead of living permanently in one location. Nomadic communities क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है instead of living permanently. एक जगह permanent नहीं रुकती है, ये बस एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। They travel in search of food. वो क्यों ट्रैवल करते हैं? फूड की खोज में, या पानी की खोज में, या फिर ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। ये सारे रीजंस हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। नोमैडिक सोसाइटी हैव एग्जिस्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो नोमैडिक कम्युनिटी है, ये जो नोमैडिक सोसाइटी है, वो कई सारी जगह पर वर्ल्ड के एग्जिस्ट करती थी, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, अफ्रीका एंड इंडिया। ये तीनों जगह पर भी नोमैडिक कम्युनिटीज़ पाई गई थी। देयर सोशल स्ट्रक्चर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे विच सपोर्ट्स मोबिलिटी एंड कोऑपरेशन। इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज था, जो मोबिलिटी और कोऑपरेशन को सपोर्ट करता था। फैमिली एज अ बेसिक यूनिट। The family is the most important social unit in nomadic communities. Most nomads live in extended families consisting of parents, children, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। फैमिली क्या हुआ करती थी? सोशल यूनिट हुआ करती थी इन नोमैडिक कम्युनिटीज़ की। ज़्यादातर नोमैड्स एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में रहते थे, जिसमें कौन कौन हुआ करता था? पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स और रिश्तेदार। फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर इन एक्टिविटीज़ सच एज हर्डिंग एनिमल्स, सेटिंग अप कैंप्स एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। वो सारे मेम्बर्स मिलकर अपना काम करते थे, ठीक है। कैंप लगाना, बच्चों का ध्यान रखना या एनिमल्स को चराने जाना, वो सारे मेम्बर्स मिलकर काम किया करते थे। कॉपरेशन विद इन फैमिली इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इनके बीच जो कॉपरेशन था वही एसेंशियल था सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि सर्वाइव कर सके। क्लैन एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। नोमैडिक सोसाइटीज़ आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू क्लैंस एंड ट्राइब्स। अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली दैट बिलीव दैट दे शेयर कॉमन एंसेस्टर। नोमैडिक सोसाइटी जनरली किस में डिवाइडेड थी? क्लैंस में और ट्राइब्स में। क्लैन किसका ग्रुप हुआ करता था? ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो ये बिलीव करती थी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं। सेवरल क्लैंस टुगेदर फॉर्म और ट्राइब। और ढेर सारे जब क्लैंस हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? एक ट्राइब बनाते हैं। Okay, these group provide protection, social identity and support to their members. Loyalty to the tribe is highly valued and help maintain unity. अब ये जो groups हुआ करते थे ये protection provide करते थे, social identity provide करते थे, members को support किया करते थे। Loyalty to the tribe is highly valued and help maintain unity. यही tribe की वजह से unity भी maintain हुआ करती थी और loyalty भी highly valued की जाती थी। Leadership and authority. Nomadic communities often have tribal chief
एल्डर्स और लीडर्स हु गाइड द ग्रुप। नोमैडिक कम्युनिटी के पास जनरली कौन हुआ करते थे? कोई ट्राइबल चीफ हो गया, या कोई बड़ा हो गया, कोई लीडर हो गया, जो ग्रुप को लीड करते थे, गाइड करते थे। लीडरशिप इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन एज, एक्सपीरियंस, विजडम, करेज और फैमिली स्टेटस। लीडरशिप किस पे बेस्ड हुआ करता था? या तो कोई बुजुर्ग इंसान है जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या कोई करेजियस पर्सन है, या फैमिली स्टेटस पे बेस्ड, ये सारी चीज़ों से ही वो लीडरशिप उन्हें दी जाती थी। लीडर्स सेटल डिस्प्यूट, मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। लीडर्स लड़ाई झगड़े सॉल्व करते थे, डिसीजंस इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाते थे, एंड रिप्रेजेंट द कम्युनिटी इन डीलिंग्स विद अदर ग्रुप्स। अगर दूसरे ग्रुप में कुछ भी डीलिंग करनी हो तो वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया करते थे। हाउएवर डिसीजंस आर ऑफन मेड थ्रू डिस्कशन एंड कंसल्टेशन विद एल्डर्स। हाउएवर जब भी डिसीजंस लिए जाते थे तो डिस्कशन के साथ और कंसल्टेशन के साथ लिए जाते थे। अच्छा, ये कंसल्टेशन और डिस्कशन किसके साथ हुआ करता था? एल्डर्स के साथ हुआ करता था। डिवीजन ऑफ लेबर, वर्क इन नोमैडिक सोसाइटीज जनरली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर। जो भी काम दिया जाता था वो एज के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग दिया जाता था। मैन ऑफन टेक केयर ऑफ हर्डिंग, ट्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। जनरली जो मैन थे वो ये गाय बकरी चराना, ट्रेड करना, कम्युनिटी का ध्यान रखना, इनका यही काम हुआ करता था। और विमेन क्या करती थी? घर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई, और खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, कभी कभी एनिमल हस्बेंड्री का भी ध्यान रखना, इन चीज़ों में वेमेन काम करती थी। चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हेल्पिंग विद डेली टास्क एंड लर्निंग ट्रेडिशनल स्किल। जो बच्चे थे वो भी हेल्प करते थे डेली टास्क में और ट्रेडिशनल स्किल्स सीखते थे। सोशल वैल्यू एंड कस्टम। Nomadic community emphasize cooperation, hospitality, mutual help, respect for elders. Since they frequently travel through different regions, maintaining good relation with others is important. ये जो नोमैडिक कम्युनिटी थी वो काफ़ी कोऑपरेटिव थी, ठीक है। सबकी हेल्प करना, बड़ों की इज्जत करना, ये सारी चीज़ें उनमें थी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते जा रहे थे, ठीक है। कहीं भी वो एक जगह परमानेंट होते नहीं थे, तो अच्छे रिलेशंस बनाए रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ट्रेडिशन, कस्टम, सॉन्ग, स्टोरीज, रिचुअल प्ले अ मेजर रोल इन प्रिजर्विंग देयर कल्चर आइडेंटिटी, पासिंग नॉलेज टू फ्यूचर जनरेशन। ये जो ट्रेडिशन हो गए, स्टोरीज़ हो गई, सॉन्ग्स हो गई, इनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज़ के लिए? उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व करने में, और साथ में ही नॉलेज को फ्यूचर जनरेशन में पास करने के लिए। ओके, कंक्लूजन देखते हैं। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ नोमैडिक कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑन फैमिली टाइज, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग सोशल वैल्यूज़। हमने क्या देखा कि जो नोमैडिक कम्युनिटी का सोशल स्ट्रक्चर था वो फैमिली ट्राइब्स पे एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन पे, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काफ़ी बना हुआ था, मतलब काफ़ी इसी पे बेस्ड था काफ़ी हद तक। देयर फ्लेक्सिबल एंड कोऑपरेटिव वे ऑफ लाइफ हेल्प देम अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस। इनका जो फ्लेक्सिबल एंड कोऑपरेटिव वे था लाइफ जीने का, तो इसकी वजह से क्या है कि उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी थी। कभी भी जैसे कि कोई जगह पे वो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी सहन करनी पड़ रही है, अगली जगह पे वो गए तो वहाँ पे बहुत ठंडी सहन करनी पड़ रही है, तो वो काफ़ी अडेप्टिव थे इन चीज़ों को लेके, ठीक है। और वो कोई भी डिफ़िकल्ट कंडीशन को भी सर्वाइव कर जाते थे, वो किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन से भी सर्वाइव कर जाते थे। डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन, सेटलमेंट पॉलिसीज़, मैनी नोमैडिक ग्रुप कंटिन्यू टू प्रिजर्व देयर यूनिक सोशल ट्रेडिशन एंड कल्चरल हेरिटेज। मॉडर्नाइजेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसीज़ आने के बाद भी कई सारे नोमैडिक ग्रुप्स ने अपनी यूनिक सोशल कंडीशन को प्रिजर्व किया एंड कल्चरल हेरिटेज को भी बचा कर रखा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।